Hello friends, today now we are beginning our new chapter in social science 10th class, chapter 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी साथियों बच्चों, आज हम चैप्टर 6 नया अध्याय केंद्रीय शासन के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये बार बार आपके सामने आ चुका है कि क्या है। द स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। राज्य एक भावनात्मक विचारधारा है। विच इज एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल इंस्टीट्यूशन। इंटेंजिबल हो अनिवार्य, इनविजिबल हो गया अदृश्य संस्था है। द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स इट ए कॉन्क्रीट शेप, और इस संस्था को, संगठन को जो एक मूर्त रूप देता है उसे ही इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, उसी सरकार कहते हैं। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। गार्नर ने एक परिभाषा बोली है, गवर्नमेंट इज ए ट्रिब्यूनल और ए मशीन। सरकार एक ट्रिब्यूनल है या मशीन है बाय विच द पॉलिसीज ऑफ ए स्टेट्स आर फाइनलाइज, जिसके माध्यम से राज्य के बारे में सारी नीतियाँ फाइनलाइज की जाती है, मूर्त रूप दिया जाता है। जनरल इश्यूज आर रेगुलेटेड एंड द कॉमन इंटरेस्ट आर अपग्रेडेड। यहाँ साधारण मुद्दे होते हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाता है, मुख्य हितों पर बात की जाती है। आपको पता है सरकार के 3 मुख्य पार्ट है, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। विधायिका के बारे में आपको पता है केंद्र सरकार में 2 ही इसके रूप होते हैं पार्लियामेंट के, एक तो हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा इनका पार्ट है प्रेसिडेंट। कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसे ही मिला के पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा में को हम लोअर हाउस कहते हैं, ये आपको पता है, ये पॉपुलर हाउस है। इसमें जो मेंबर है 552 इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं अभी, और अभी तो 543 सदस्य चुन के आते हैं। 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, और 20 सदस्य हैं, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये यूनियन इलेक्टोरेट से, जैसे केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति है, इसके अलावा 2 सदस्य को नॉमिनेट करता है। तो 543, 543 प्लस 2 545 की सीट है। इलेक्शन आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जिसमें 18 वर्ष से बड़ा जो भी बंदा है वो वोट डाल सकता है। एमपी बनने के लिए क्या उम्र चाहिए? 25 ईयर्स उम्र चाहिए, और वह किसी लाभ के पद पे ना हो, सरकारी पद पे ना हो, किसी बैंक से दिवालिया घोषित न किया हुआ हो, और उसके खिलाफ कोई केस ना हो। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इन्हीं में से जो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मंत्री के पद पर भी सुशोभित करता है। कई बार प्रधानमंत्री है उनको समय से पहले भी लोकसभा भंग करनी पड़ती है, ऐसा हमारे अभी तक के इतिहास में 9 बार हो चुका है। सेशन, अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं। ये 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बीच में। ऑफिस बियरर्स ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 93 के तहत, संविधान के आर्टिकल धारा 93 के तहत लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। ये मतों के माध्यम से होता है, और कई बार यदि ऐसा हो कि भाई सर्वानुमति हो तो भाई वैसे भी हो जाता है। लोकसभा के किसी भी बिल को 14 डेज तक नोटिस में लाके उनको प्रस्ताव धारण किया जाता है, उसी के माध्यम से स्पीकर लोग और डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है, अदरवाइज इनको नहीं हटाया जा सकता। फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की क्या क्या पावर है ये आपको पता है। लोकसभा की जब भी मीटिंग होती है तो चेयरमैन वही माना जाता है। अनुशासन का भी यही डिसीजन लेता है। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल
कब आयोजित किया जाए, कब सब पटल पे रखा जाए, मीटिंग कब होगी, मीटिंग कितने बजे तक होगी। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो स्पीकर होता है, पदेन सभापति होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति के पद पर he also appoints the president of select committee and all these committees work under his guidance। जितनी भी कमेटियाँ होती हैं उनके अध्यक्ष की घोषणा भी वही करता है जो उसके नेतृत्व में काम करते हैं। बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसाइड भी लोकसभा स्पीकर ही करता है। राज्यसभा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। इसमें 200 मैक्सिमम 250 सदस्य भी इसमें चुने जा सकते हैं। 233 मेंबर्स है वो चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, और बाकी जो सदस्य हैं 12 जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के माध्यम से लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, आर्ट्स, स्पोर्ट्स इनके क्षेत्र में से चुने जाते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से इनका चुनाव होता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों की जो एज है लोकसभा में 25 है, लेकिन राज्यसभा में 30 ईयर्स है। मिनिमम 30 साल का होना चाहिए। टेन्यूर इनका राज्यसभा वैसे परमानेंट हाउस है, लेकिन प्रत्येक सदस्य के लिए यहाँ प्रत्येक के 6 ईयर्स है, और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कुछ अनुपातिक सदस्य हटाए जाते हैं, उनकी जगह चुनाव किए जाते हैं। राज्यसभा है कि चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन की भी घोषणा की जाती है जिसका कार्यकाल 6 ईयर्स होता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको पता है भाई, लेजिस्लेटिव पावर्स है। यहाँ बिल रखे जाते हैं, बिलों पे वोटिंग होती है, और क्वेश्चन आंसर भी किए जाते हैं सब्जेक्ट से संबंधित। पावर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है संविधान में कुछ लॉ पे संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट, वो भी यही होता है। फाइनेंशियल पावर, यदि हमारे यहाँ कुछ वित्तीय कमी है तो उसके लिए वित्त मंत्री के माध्यम से पार्लियामेंट में संशोधन किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कहाँ किसकी कैसे क्या नियुक्ति करनी है वो सब यहीं से घोषणा की जाती है। इलेक्टोरल पावर्स, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे क्या होगा, सब घोषणा यहीं से की जाती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। मिसलेनियस पावर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पावर्स है, आप इनको डीपली पढ़ें और इनके बारे में ध्यान आकर्षण करें। हाई कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, राष्ट्रपति का चुनाव है, और भी बहुत सारी चीज़ें ही होता है। यदि कहीं किसी राज्य में राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन रूल भी करना है, राष्ट्रपति पावर की घोषणा करनी है, तो वो यहीं होती है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसका अमेंडमेंट होना चाहिए। पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ फंक्शन ऑफ लोकसभा, ये आपको पता है भाई, चुनाव के लिए ये ही पावरफुल है। फाइनेंशियल पावर भी ये घोषणा ही होती है। कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने की घोषणा भी यहीं से होती है। संवैधानिक संशोधन की घोषणा भी यहीं से होती है, और इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी भूमिका भी यहीं से होती है। ये आर्टिकल 54 के तहत आती है। अब है राज्यसभा की घोषणा। इसमें लेजिस्लेटिव पावर आपको पता है, जो लोकसभा के पास नहीं वो राज्यसभा के पास है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं से होता है। फाइनेंशियल पावर भी यहीं इनके पास भी है लोकसभा की तरह। एग्जीक्यूटिव पावर भी इनके पास है, एग्जीक्यूटिव भी है। इनमें कौन कौन आते हैं कार्यपालिका में? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन गिव द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नई नौकरी की व्यवस्था थी वहीं से होती है।
अब है विधायिका। इसमें सबसे पहले है प्रेसिडेंट। ये आप देखेंगे, ये आर्टिकल 52 के तहत है। और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और अटॉर्नी जनरल, ये सब उसमें आते हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, और वह लोकसभा का सदस्य बन सके, ऐसी उसमें पावर होनी चाहिए या योग्यता पूरी होनी चाहिए। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आप देखिए। जनरल पावर क्या क्या होती है, ये आपके सामने देर बता रखा है। और आपको पता है डिसमिसल और इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स और अपॉइंटमेंट, किस व्यक्ति को डिसमिस करना है, किसको नियुक्ति करनी है, सही है, सब राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। पावर फॉर गवर्नेंस, अटॉर्नी जनरल है, कंप्ट्रोलर है, और भी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें ऐसे मैनेज होती है। आप आगे देखें, पावर्स इन फॉरेन अफेयर, कहाँ कहाँ किस किस को राजदूत बनाना है, किसकी घोषणा करनी, सब यहीं से होता है। मिलिट्री पावर्स, वैसे आपको बता दें कि प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसलिए सारी नियुक्ति यहीं से होती है, वो चाहे एयर फोर्स हो, आर्मी हो, चाहे नेवी हो। लेजिस्लेटिव पावर्स है, यहाँ जितने भी अधिकारी सबकी नियुक्ति यहीं से होती है। पावर्स ऑफ नॉमिनेशन, बहुत से लोगों की नियुक्ति का, जैसे 12 जो पद है राज्यसभा की, वो सब नियुक्ति मनोनीत नॉमिनेशन सब यहीं से होता है। इसी प्रकार लोकसभा में 2 सदस्यों की नॉमिनेशन यहीं से होता है। यूज ऑफ वीटो पावर ऑन ए बिल, राष्ट्रपति किसी भी बिल पर वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है, उसको बिल को वापस लोकसभा में भेज सकता है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, यदि अधिवेशन जारी नहीं है पार्लियामेंट का, उस वक्त सरकार की कोई मजबूरी है, तो उस वक्त ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है, राष्ट्रपति के पावर है। हाँ, 6 वीक के बाद उसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। फाइनेंशियल पावर आपको पता है, सारे साइन प्रेसिडेंट के माध्यम से होते हैं। जुडिशियल पावर, फ्रीडम जुडिशरी है, ये संविधान में दे रखा है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युद्ध के माध्यम से ये सारी पावर दे रखी है। इमरजेंसी पावर भी बाकायदा राष्ट्रपति के पास होती है। ये कब कब काम आती है, मेथड ऑफ डिक्लेरेशन आर्टिकल 352 के तहत, जब देश में आर्थिक आपदा हो, युद्ध की संभावना हो, ऐसे प्रकार से ये काम आती है। अलग अलग पावर दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें इमरजेंसी पावर दे रखी है। फोर्थ भी इमरजेंसी पावर दे रखी है। दूसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपदा, आर्टिकल 360 के तहत, उसके तहत होती है। हाँ, ये 2 चीज़ दे रखी है। एक पावर और थी, वो यहाँ पे इमरजेंसी पावर, जैसे राज्यों में इमरजेंसी लगाना, वही पावर होती है। आर्टिकल 356 वो भी इसी में आती है। वाइस प्रेसिडेंट है, इसका उल्लेख शायद इस बार नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत उल्लेख कर लें। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स उम्र होनी चाहिए, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन या राज्यसभा का चेयरमैन होता है सभापति, ये बहुत सारी पावर है। हाँ, प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद वह राष्ट्रपति बन सकता है, जब प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दे उसके बाद ही बन सकता है, या महाभियोग हो जाए, राष्ट्रपति पे लग जाए, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है, या राष्ट्रपति में कोई कमजोरी जो भी हो। अब प्राइम मिनिस्टर की बात है, आर्टिकल 74 के तहत प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। ये जो भी जिस भी दल की सरकार बनती है, वो सारे सदस्य चुनकर प्राइम मिनिस्टर का नाम देते हैं, और राष्ट्रपति के माध्यम से उनको शपथ दिलाई जाती है। हाँ, बहुत सारी पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। राष्ट्रपति के नाम से सारी पावर वो इस्तेमाल करता है, अपनी कैबिनेट का निर्माण भी वही करता है, ये बात है। और सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन वही बना के रखता है। लोकसभा का लीडर भी वही होता है, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक होता है, ये माध्यम होता है। बेस्ट ऑफिंग वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्ट ऑफ नियुक्ति भी वही करता है, राष्ट्रपति के नाम से। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है वो। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे सदस्य राष्ट्रपति के माध्यम से शपथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनको नाम देता है, सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है। इनकी शपथ भी मंत्रियों की
राष्ट्रपति माध्यम से होती है, सैलरी भी इनकी बराबर होती है, सब मंत्रिमंडल का कार्यकाल भी सब इस पर निर्भर होता है। ये पावर ऑफ द कैबिनेट सब दे रखी है, शायद इस बार है नहीं, तो ये सब बता रखा है। जुडिशरी पावर इस बार है। नंबर ऑफ जजेज है, आपको पता है मुख्य तौर पर पहले चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज हुआ करते थे। 2008 के कानून के तहत अब जजों की संख्या 31 हो चुकी है। ये सब नई चीज़ बताई है। जज में क्या क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए भारत का, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो जज होना चाहिए, या इससे ज़्यादा 2 जज हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, वह उसकी वकालत या अथवा उसकी वकालत 10 साल तक होनी चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में वह एक अच्छा जज होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरी अलाउंस से सब फैसिलिटी दे रखी है। चीफ लोकेशन ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 है। हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाँ दिल्ली में है। रेस्ट्रिक्शन ऑन जजेज, कुछ पाबंदियाँ होती है, वो अपनी हर बातें मीडिया के सामने नहीं कर सकते। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, कुछ क्षेत्राधिकार होता है इनका। ये सब यहाँ पे हम इसके पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। ये बड़ा टॉपिक है, तो अगले कल हम इसके बारे में बताएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। और कोई सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।